इस पर वाकयात का आगाज़ करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किया है। उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। ये इंडिया में पेश आने वाला एक अजीब सा वाकया। 3 अंधे लोग जो भीड़ में रश में एक साथ चलते हुए औरतों के बाल काट रहे थे। किसी तरह अंधे होने का फ़ायदा उठाते हुए उनके हाथों में औरतों के बाल टच होते ही वो काट लेते और बहुत सारे लोगों ने ये नोट किया और उन्हें पकड़ लिया और उनकी तलाशी ली तो उनके बैग से मुख्तलिफ औरतों के बच्चियों के बाल मिले, जिस पर लोग भी काफ़ी हैरान हुए। उन तीनों को पकड़ के जांच की गई। वो तीनों नाबीना थे, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि इतनी महारत के साथ औरतों के बाल काट के अपने बैग में डाल भी रहे थे और वो अपने रास्ते को निकल भी रहे थे। तो जब तहकीक की गई तो पता चला कि वो दरअसल काले जादू के ये इस्तेमाल करते थे। अब हैरत की बात तो ये है कि वो तीनों नाबीना किस तरह जादू के बालों के लिए भेजा जाता है और आखिर ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए कि औरतों के बाल काले जादू में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अक्सर व बेशतर ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं, लेकिन ख़वातीन इससे बेखबर होती हैं। अपना ख्याल रखें। ये एक छोटा सा सोशल मैसेज था। अगर आप चाहें तो ये वीडियो मौजूद है मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आज के ज़माने में जिन्नात खुद सामने आए कि ना आए, लेकिन उन्होंने अपने एजेंट्स, इंसानों में से जो शैतान सिफ्त इंसान हैं, वो आपको हर जगह मिलेंगे। इसीलिए अपने मासूम और छोटे बच्चों का ख़ास ख्याल रखें और ये भी याद रखें कि जब आपकी बेटी जिस भी सेंटर में जाती है या ट्यूशन पढ़ती है, स्कूल जाती है, आते जाते हुए कोई उसे नोट तो नहीं करता। ये ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। चाहे आप भाई हों, वालिद हों या वालिदा हों, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बुरा वक्त चल रहा है दोस्तों, एहतियात पछतावे से बेहतर है। आज की कहानी का थंबनेल तो देख ही लिया। आज की पहली कहानी की तरफ बढ़ूंगा। आज की पहली कहानी वाटर पंप आयशा मंजिल कराची में पेश आने वाला एक इतना भयानक वाकया जो आज से काफ़ी साल पहले का है। ये कहानी एक रिक्शा ड्राइवर की है और आयशा मंजिल की एक और कहानी है जो हमारे एक बहुत अच्छे लिसनर हैं रियाज हुसैन ने हमसे शेयर किया। लेकिन पहले एक रिक्शा ड्राइवर हमारे भाई जिनका नाम मंजूर है, उनका वाकया शेयर करूंगा। मंजूर भाई कहते हैं कि मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से है और मैं कराची में काफ़ी साल पहले आया था। तकरीबन 30 साल पहले जब मैं यहाँ आया तो तब मैं सब्जी का कारोबार किया करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना रिक्शा खरीद लिया। उसमें कमाई अच्छी होती थी और मेरी रिहाइश वाटर पंप के बहुत करीब थी। इसीलिए मैं ज़्यादातर वाटर पंप, मंजिल या लियाकताबाद इन्हीं जगहों की सवारी लिया करता और अगर ज़्यादा से ज़्यादा दूर की सवारी मिलती तो चूड़िया बाज़ार सदर की। इससे ज़्यादा मैं खुद भी नहीं जाता क्योंकि मैं दिन में सब्जी का काम करता था। ये वाकया आज से तकरीबन 25 साल पहले का है। कराची में हालात ख़राब होने की वजह से सुबह काम पर नहीं जा सका, इसीलिए घर में ये था। तो रात में तकरीबन ये इरादा किया कि शायद थोड़ी बहुत सवारियां मिल जाती हैं। ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से लोग परेशान होते हैं और आप जानते हैं कि स्कीम 33 पूरा खाली हुआ करता था तब, आज से 25 साल पहले। वहाँ आबादी नहीं थी और वाटर पंप मंजिल भी इसी तरह था। इतनी ख़ास कोई आबादी उस वक्त वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग वहाँ आबाद तो थे ही। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैं सोराब गुड से वाटर पंप की तरफ आया सवारी लेके और यहाँ पे खाली रोड पे थोड़ा अंधेरा था। रात का वक्त था, तकरीबन 12:30 बज रहे थे। मैं घर जाने के लिए बस निकल ही रहा था कि अचानक एक बूढ़ी औरत भागते हुए आई और रिक्शे के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के रिक्शा रोकने लगी। उस रोड पे काफ़ी वीरान और सुनसान था और ये भी सर्दियों की बात है। सर्दियों में अक्सर रात को बहुत सन्नाटा हो जाता है और उस सन्नाटे में कोई बुज़ुर्ग औरत हाथ जोड़ती हुई खड़ी हो तो आपको भी बहुत अजीब लगेगा। मैं रिक्शे की स्पीड बढ़ाते हुए उस खातून की तरफ गया। मैंने कहा, अम्मा जी खैरियत तो है? अम्मा जी ने कहा कि आप मेरे साथ ज़रा आयशा मंजिल चलेंगे? ज़्यादा दूर भी नहीं, पास ही है। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, मेरे बच्चे बीमार हैं, ज़रा जल्दी मुझे वहाँ ले चलें। तो मैंने कहा, हाँ ज़रूर ज़रूर, बैठें आप। मैंने ऐसी नेकी का काम समझते हुए पैसे लेने की बात ही नहीं की। उस खातून को अपनी गाड़ी में बिठा दिया, यानी रिक्शे में, और जितना स्पीड से भगा सकता था भगा के आयशा मंजिल की तरफ ले गया। रास्ते में जो बात मैं नोटिस करते जा रहा था वो ये थी कि अम्मा जी रिक्शे के पीछे रोती जा रही थी मुसलसल, और मैं बार बार तसल्ली दे रहा था कि अम्मा जी सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हों, आप रोए नहीं, दुआ करें, आप तो बुजुर्ग हैं। लेकिन अम्मा जी मुसलसल रो रो के, और अब की बार तो अम्मा जी ने किसी और ज़ुबान में दुआएं मांगना शुरू की। नहीं पता कि वो दुआएं ही थीं या कोई कलाम पढ़ रही थी, क्या कर रही थीं, लेकिन अम्मा जी किसी और ज़ुबान में कुछ बोलती जा रही थीं। और आज तक मुझे पता नहीं चला कि वो ज़ुबान कैसी थी, लेकिन इतना जानता हूँ कि जैसे रशियन ज़ुबान होती है, इसी से मिलती जुलती कोई ज़ुबान थी, और मुसलसल वो वही पढ़ती जा रही थी जैसे कोई कलाम पढ़ रही हों।
न जाने कोई अपनी ज़ुबान में क्या कोई मुकद्दस चीज़ पढ़ रही थी या नहीं, मैं नहीं जानता। मैं बस इतना समझा कि वो किसी और ज़ुबान में कुछ पढ़ रही थी। मैं रिक्शा बहुत तेज़ी से चला रहा था। अम्मा जी आयशा मंजिल के अंदर गलियों में मुझे न जाने कहाँ ले चली गईं और बताती जा रही थी कि यहाँ चलो, अब इस गली में ले लो। उसके बाद वो मुझे एक ऐसी गली में ले चली गईं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। उस गली में कोई बिल्डिंग बन रही थी और वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, कोई घर नहीं था, बस वो एक सीधी गली थी और वो गली आर पार किसी और गली से मिल रही थी। उस गली में बादाम के दरख्त भी थे। बहुत वीरान सी गली थी। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपने गले में मफलर पहना हुआ था, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि सर्दी बहुत है, क्या आपको कुछ चाहिए, मैं आपको अपना मफलर दूं? तो अम्मा जी का जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने कहा शायद वो बेचारी परेशान है इसीलिए। बहरहाल मैं रिक्शा चलाते और उसके बाद मैंने अम्मा से पूछा कि अब मैं कहाँ रोकूं, मुझे जवाब दीजिए। तब भी कोई जवाब नहीं आया और अचानक से अम्मा ने एक बहुत अनयूजुअल काम किया। अम्मा का हाथ इतना लंबा था कि जिस तरह एक आम इंसान का हाथ होता है। जब मुझे वो मिली थी, जब रिक्शा में बैठी थी, तब तो उनका हाथ नॉर्मल ही था, लेकिन जब उतरी तो उन्होंने बहुत लंबा हाथ बढ़ा के मुझे कहा कि इस घर के पास रोक दो। और वो घर नहीं था। ऊपर चटाइयाँ वगैरह लटकी हुई थीं। किसी ने कोई उजरा बनाया हुआ था, बहुत पुराना सा। ऐसा लग रहा था कि ये कायदे आजम के ज़माने का घर हो। बहुत पुराना सा ज़मीन में हुआ घर था जिसे शायद तोड़ने की तैयारियां हो रही थीं, क्योंकि अब तो वहां पर बिल्डिंग्स भी बन गई हैं, फ्लैट्स बन गए। बहरहाल उसे देखकर मैं काफ़ी डर गया। अम्मा का हाथ इतना लंबा, और जब मैं मुड़ के हाथ की तरफ अम्मा को देखा तो अम्मा का चेहरा भी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। जैसे कोई मुर्दा घर में मुर्दे को रखा जाता है, उसका चेहरा सर्द पड़ जाता है या तो सफ़ेद पड़ जाता है बिना खून के। इसी तरह का अम्मा का चेहरा था। अम्मा की आंखें भी बहुत अजीब थीं। तारे ऊपर चढ़ गए और वो मुसलसल रोए जा रही थीं। मैं अम्मा को देखकर बहुत डर गया और मैंने कहा कि आप उतर जाएं, आप उतर जाएं तो मैं चला जाऊं, मुझे भी जल्दी जाना है। मैं इतना खौफ में आ गया था कि मुझे साफ जाहिर हो रहा था दिल में कि ये इंसान नहीं है। अब मेरे दिल में जो अजीब सा खौफ पैदा हुआ, बाकायदा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वहीं पर। ऐसा लग रहा हो कि मेरे आसपास कोई अजीब सी गंदी चीज हो, कोई बुरी मखलूक हो, और अम्मा की सिवा वो कोई नहीं हो सकती। और उससे भी अजीब बात तो ये थी, जब वो रिक्शा में बैठी थी तो उसके हाथ में कोई थैली नहीं थी, कोई सामान नहीं था। लेकिन जब वो रिक्शा से उतरी तो उसके हाथ में एक हड्डी थी, एक टुकड़ा था हड्डी का, जिसे देखकर मैं बहुत घबरा गया। अब मुझे लगा कि ये कोई जादू की अलामत ना हो। अगर मैं इसे हाथ लगाऊंगा तो कहीं मेरे ऊपर जादू ना हो जाए। तो मैंने उसे छुए बिना ही रिक्शा भगाया और सीधा ले गया। जब मैं मेन रोड पर पहुंचा तो एक पान की केबिन के पास रोका और मेरे पास जो आगे थैलियां पड़ी हुई होती हैं, उस थैली की मदद से उस हड्डी को उठा के मैंने फेंक दिया। और खौफ और घबराहट के मारे सर्दियों में भी पसीने आ रहे थे, ठंडे पसीने, और सीधा अपने घर की तरफ चला गया। और जब मैं अपने घर के करीब, जहां मैं अपना रिक्शा पार्क करता हूं, वहां पहुंचा तो उस जगह पहले से वो सफेद हड्डी पड़ी हुई थी, जो गोया किसी इंसान के हाथ की हो। और उसे देखकर मैं बहुत घबरा गया और रिक्शे को दूसरी जगह पार्क करके बिना हड्डी को देखे वहां से भाग गया। बिना घर वालों से बात किए सो गया था। उस रात में घर वाले समझे कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मैं बहुत डर गया था। और इस बात को आज काफी साल हो गए, 25 साल गुजर गए। मुझे कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन बहरहाल वो हड्डी मेरे घर तक कैसे पहुंची, जो दूसरे दिन मुझे दिखी ही नहीं। और वो औरत कौन थी, अच्छी थी बुरी थी, ये मुझे नहीं पता। अगर आप लोग इस कहानी से कुछ समझे हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि शुरू में मैंने आपसे अर्ज किया था कि वहां के 2 वाकयात हैं। दूसरा वाकया हमारे भाई रियाज हुसैन और उनके भाई अली रहमान खान ने हमसे शेयर किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब सुनते हैं वाकयात को। हमारे भाई कहते हैं, आज से कुछ ही वक्त पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है। मेरी खाराजान एक फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, आयशा मंजिल के इलाके में। अभी शिफ्ट हुए उन्हें 2-3 दिन ही गुजरे थे। मेरी वालिदा मोहतरमा ने कहा कि हमें जाना चाहिए देखने के लिए और मिलने के लिए, तो हम पूरी फैमिली मेरी खाला के यहाँ गए थे। वो नई नई शिफ्ट हुई थी। अभी हम मेरी खाला के यहाँ थे। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। बातें कर रहे थे। मेरे वालिद मोहतरम की निगाह पड़ी घर के बाहर एक दरख्त के पास। वहां पर एक औरत खड़ी थी, जो गालिबन गोद में बच्चा लिए खामोश खड़ी थी।
उसकी आंखें थोड़ी बहुत चमक रही थीं। तो वालिद साहब ने जब वक्त देखा, रात के 1 बजे एक औरत दरख्त के नीचे बच्चा लिए खड़ी है, तो खाला से कहा कि वो कौन है। मेरी खाला ने कहा कि मैं नहीं जानती, बेहतर ये कि आप लोग बाहर जाके देख लें, आखिर ये है कौन, मैं तो खुद यहाँ नहीं शिफ्ट हुई हूँ, कहीं कोई मसला ना हो। जब मेरे वालिद साहब बाहर गए तो एक अजीब सा वाकया पेश आया। वो खातून गोद में बच्चे को लिए भागी और भागते हुए मेरे वालिद मोहतरम की आंखों के सामने ओझल हो गई, गायब हो गई। ये अजीब सा वाकया था और जब गायब हुई तो ये बात वाज़ेह थी कि वो इंसान ही नहीं थी, वो एक जिन्नी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें नुकसान नहीं हुआ। पर मेरे वालिद साहब बहुत परेशान हुए क्योंकि खाला यहाँ शिफ्ट हुई थी। अब उन्होंने एक आमिल को बुलाया और इन जगहों पर झाड़ फूक करवाई और फिर उस दिन के बाद से कोई भी औरत वहां दिखाई नहीं दी। अब खुदा बेहतर जाने कि वो कौन थी। ये थी वो पूरी कहानी हमारे भाई की, रियाज हुसैन की। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं एक और कहानी की तरफ। हमारी बहुत अच्छी बहन, हमारी लिसनर तस्बीहा ईमान ने ये वाकया हमसे शेयर किया। हमारी बहन कहती हैं कि आज से 9 साल पहले पेश आया था ये वाकया। हाली रोड, हैदराबाद में हम किराए पर रहा करते थे। जिस घर में, जिस फ्लैट में हम रहा करते थे, वो तकरीबन 3 मंजिलों पर मुश्तमिल एक इमारत थी। हमारी बहन तस्बीहा कहती है कि मैं अपनी कजिन के साथ और अपनी बहन के साथ छत पर खेल रही थी, हाइड एंड सीक। अब छुपन छुपाई के दौरान मेरी बहन, मैं और मेरी कजिन हम छुप रही थी और इसी गेम के दौरान एक साये से अचानक से मेरी टक्कर हो गई। पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक अजीब सा काला साया था। ऐसे लग रहा था कि शायद वो 10-11 साल का लड़का ही हो और वो बिल्कुल स्याह काला था। और हम तीनों ने एक साथ देखा और खौफ के मारे जो हमारी हालत हुई, हम चिल्लाती हुई डर के भागी। अपनी वालिदा को बताया और वो ऊपर आकर देखने लगी। वो डर गई, आखिर वो माइक के ऊपर कौन था, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर ऊपर कोई भी मौजूद नहीं था। ये बहुत ही अजीब और ख़तरनाक कहानी है। हमारी बहन तस्बीहा ने हमसे शेयर की और ये नाकाबिले फरामोश वाकया उनकी ज़िंदगी में पेश आया। उन्होंने हमसे शेयर किया और हमने आप तक पहुंचा दिया। और अब जो कहानी आप तमाम सुनने वालों से गोश गुजार करने जा रहा हूं, ये वाकया भी कराची से हमारी बहन हादिया ने हमसे शेयर किया। हमारी बहन कहती हैं कि ये वाकया मेरे मंगेतर के साथ पेश आया था, जो एक लकी नाम से कंपनी में काम किया करते हैं। और जिस कंपनी में वो काम किया करते हैं, वहां पर कहा जाता है कि उसका वॉशरूम हॉन्टेड है। लेकिन मेरे मंगेतर जिन्नात वगैरह और इस तरह की चीज़ों पे यकीन नहीं रखते। वो इन चीज़ों को ज़्यादा मानते ही नहीं हैं। इसी वजह से वो बेखौफ होकर काम भी करते हैं, जबकि वो लेट नाइट भी जॉब किया करते थे। अब एक वक्त की बात है कि वहां पर वैसे तो वॉशरूम है, लेकिन एक वॉशरूम ऐसा है जो शायद थोड़ा फासले पर होगा। बहरहाल उस वॉशरूम के बारे में कहा जाता है कि ये हॉन्टेड है और वहां पर जो भी जाता वो एक दूसरे के साथ ही जाता। एक बाहर खड़ा होता और दूसरा अंदर जाता। इस तरह एक दूसरे का साथ देते हुए वहां पर वो जाया करते थे। हमारी बहन हादिया कहती हैं कि मेरे मंगेतर उस दिन अपने दोस्तों के साथ वहां पर गए और पहले उनके दोस्त वॉशरूम में यानी बैतुल खला से रिफाजत के बाद जब वापस आए तो अब मेरे मंगेतर के जाने की बारी थी और उसने कहा कि तुम लोग यहीं खड़े रहो, अब मैं जाता हूं। अंधेरा बहुत होने की वजह से शायद वो इंतजार करते हैं एक दूसरे का ताकि डर ना लगे। अब जब वो वॉशरूम के अंदर ही था तो अचानक लाइट फ्लिकर होने लगी और लाइट फ्लिकर होते होते एकदम से बंद हो गई। उसे ऐसा लगा कि शायद ये उसके दोस्तों की शरारत है, क्योंकि शरारत में एक दूसरे को लड़के इस तरह तंग करते हैं। पर उसी दौरान उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा कि उस वॉशरूम में अंदर वो अकेला नहीं है, जैसे उसके पास कोई खड़ा और उसे देख रहा हो। लेकिन वो अजीब खौफ के मारे डर गया और जब वो बाहर निकला तो देखा वहां कोई नहीं है और आकर अपने दोस्तों से पूछने लगा कि तुम लोग ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने। और वो वहां आकर बताने लगा कि इसी तरह मुझे अंदर महसूस हुआ कि कोई है मेरे साथ और फिर लाइट फ्लिकर होने लगी। दोस्तों ने कहा कि हमने नहीं किया, हम तो वहां से चले गए थे, हमने लाइट बंद नहीं की, तो अंदर फिर कैसे हो सकता है कोई। इस बात को ले वो समझ गए कि शायद ही उनका वहम नहीं है, बल्कि जो एक मशहूर अफवाह है कि इस वॉशरूम में कोई गायबात है, यानी ये वॉशरूम हॉन्टेड है, तो ये हो सकता है क्योंकि वैसे भी जिन्नात वॉशरूम में होते हैं, इसीलिए हम दुआ पढ़ के जाते हैं। और अगर आप उस दुआ का तर्जुमा पढ़ें तो आप समझ जाएंगे कि बाथरूम में खबीस जिन्नात रहते हैं, इसीलिए दुआ पढ़ने के बाद हमारे और उनके दरमियान एक पर्दा आ जाता है। तो आप बाथरूम जब भी जाएं ज़रूर दुआ पढ़ें। और अगर कोई बाहर से जिन्नात आकर कब्जा कर ले तो इसीलिए वो हॉन्टेड हो जाता है, क्योंकि उसके बाद अजीब व गरीब वाक़यात बाकायदा पेश आते हैं। हमें और हमारी फैमिली को भी अपनी दुआओं में खास याद रखिएगा। इंसान को बाज़ औक़ात पता भी नहीं चलता कि उसके आसपास उसके अपने लोग जो उसे तोहफ़े तहफ़ दे रहे हैं वो जादू भी कर सकते हैं।
इसी तरह एक वाकया पेश आया। उसकी भी वीडियो गालिबन थी मेरे पास। अगर हुई तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर जरूर करूंगा। एक खातून जिसे अपनी दोस्त की तरफ से एक तोहफा मिला, एक सैंडल मिली थी, उसकी शादी हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी खुशियां, अपनी कामयाबियां हर किसी से शेयर ना करें। जब उसे तोहफा मिला तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसके हालात खराब होने लगे एकदम से, जबकि पहले सब सही था। लेकिन अचानक से ये होने लगा और बाद में जब इलाज कराना शुरू किया तो शक हुआ कि ये जादू है। और उसके बाद बिलाखिर जहां शक था वहीं से तावीज निकले। उसने उस जूती को फाड़ के देखा तो उस जूती की सोल में अंदर उसकी दोस्त ने वो जादू गाड़ा हुआ था। उसमें कुछ मंत्र वगैरह चीजें थी कागज में लिपटी हुई, और वो काले जादू का कुछ था जो हसद में आकर अपनी दोस्त पर उस लड़की ने करवा दिया। और आप सोच सकते हैं कि वो जब जूती से काला जादू निकल सकता है और देने वाली उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड थी, तो अब बंदा किस पर यकीन करे। इसीलिए मोहतात रहने का हमेशा कहता हूं, और इसीलिए हमें कहा जाता है बड़ों की तरफ से भी कि हमेशा एहतियात करें, किसी पर इतना जल्दी आंखें बंद करके भरोसा मत करें, और खासकर अपनी खुशियों को सबके सामने जाहिर मत करें। नजर लगते हुए देर नहीं लगती। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। दुआओं में खास याद रखिए। अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। नमाज पढ़ते रहें और तहारत की हालत में रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान।